कितनी देर से आवाज लगा रही हूँ मैं। क्या हुआ भाभी? मैं तो छोटी भाभी के कमरे में बच्चों के कपड़े आयरन कर रही थी। कुछ काम था क्या? हाँ हाँ, सारे काम बस छोटी के लिए ही किया कर। इस घर में तेरी एक और भाभी भी है, उसकी याद कभी आती नहीं तुझे? अरे भाभी ऐसा क्यों कह रही हैं? सबसे पहले आप ही तो भाभी बनकर इस घर में आई थी, आपको मैं कैसे भूल सकती हूँ। अच्छा बताओ ना क्या काम है, अभी कर देती हूँ। देखो, चिंटू के स्कूल से ना रोज पता नहीं क्या क्या प्रोजेक्ट इसकी मैडम इसको देती रहती है। मैं तो परेशान हो गई हूँ। अब घर गृहस्थी के काम करें या दिन भर बच्चों के प्रोजेक्ट बनाए। भाभी आप बिल्कुल परेशान ना हो, मैं हूं ना, चिंटू का होमवर्क मैं कर दूंगी। आप खुश? हाँ भाई, बिल्कुल खुश हूँ। तू है तो मुझे बच्चों की चिंता नहीं रहती। कुछ देर बाद, अरे सोनम बेटा, कहाँ आ गए? पूरा दिन हो जाते हैं, इस लड़की के दर्शन नहीं होता है मुझे। क्या हुआ माँ, मैं कहाँ जाऊंगी, घर में ही तो हूँ, क्यों शोर मचा रही हो? अरे बेटा, इतना दर्द हो रहा है मेरे घुटनों में, जरा सा सरसों के तेल से मालिश तो कर दे मेरे घुटनों की। हाँ हाँ अभी कर देती हूँ। सरसों के तेल में ना थोड़ा लहसुन भी पका कर ले आती हूँ, आपको जल्दी आराम मिल जाएगा। सोनम फटाफट से रसोई में जाती है और सरसों के तेल में लहसुन और मेथी पका कर ले आती है। अब आप ना आराम से लेट जाओ मम्मी, मैं अब भी मालिश कर देती हूँ, थोड़ी देर में आपको आराम मिल जाएगा। सोनम अगले आधे घंटे तक माँ के पैरों की अच्छे से मालिश करती है और फिर उसके बाद जाकर दोनों भाभियों की रसोई में मदद करने लगती है। घर के सारे काम खत्म करने में उसे रात के 10 बज जाते हैं। उसके बाद अपने कमरे में जाकर जब वो अपना फ़ोन उठाकर देखती है तो उस पर उसे विशाल की 5 मिस्ड कॉल दिखाई देती है। आज तो बहुत ही लेट हो गया मुझे, आज भी विशाल का गुस्सा झेलना पड़ेगा। अब तक तो मुंह फुला लिया होगा जनाब ने। सोनम जल्दी से विशाल को फ़ोन मिलाती है। मिल गया तुम्हें टाइम? अभी तो सिर्फ 10 ही बजे हैं, 12 बजने में तो अभी 2 घंटे बाकी है। जाओ देखो तुम्हारी भाभी को किसी सामान की ज़रूरत हो तो दे आओ। अरे क्यों नाराज़ हो रहे हो, घर में छोटे मोटे काम तो करने पड़ते हैं ना, इसमें इतना मुंह फुलाने जैसी क्या बात है? अच्छा, छोटे मोटे काम निपटाने में रात के 10 बज जाते हैं क्या? तुम्हारी भाभी यहाँ चाशनी में लपेट लपेट के तुमसे बातें करती हैं और अपना काम निकलवा लेती हैं, और एक तुम हो जो समझ नहीं पा रही हो। अरे बाबा ऐसा कुछ नहीं है, तुम ज़्यादा दिमाग पर जोर मत डालो, छोड़ो ना ये सब कुछ और बातें करते हैं। सोनम श्रीवास्तव परिवार की बेटी थी। घर में उससे बड़े उसके 2 भाई थे जो शादीशुदा थे। सोनम की भाभियां जब इस घर में शादी होकर आई तो उन्होंने देखा कि सोनम अपनी माँ की एक आवाज़ पर दौड़ी चली आती है और खुशी खुशी उनका हर काम में हाथ बटाती है। सोनम की इस कमजोरी का दोनों भाभियों ने जमकर फायदा उठाया था। अपनी सास की तरह दोनों भाभियां भी अब छोटे छोटे कामों के लिए सोनम को आवाज़ लगाने लगती है। सोनम बड़ी प्यारी और मन की साफ लड़की थी। अपनी भाभियों की चालबाजियों को वो समझ नहीं पाती। उसे तो हमेशा यही लगता था कि दोनों भाभियां उससे प्यार करती है, इसलिए उससे मदद मांगती है, लेकिन वास्तव में वो दोनों अपने हिस्से का सारा काम उसके ऊपर डालकर खुद आराम कर लिया करती थी। सोनम अपने घर के सामने रहने वाले विशाल से प्यार करती थी और उससे शादी करना चाहती थी। विशाल इस बात को बहुत अच्छी तरह समझता था कि सोनम की दोनों भाभियां एक नंबर की कामचोर और मौका परस्त है। वो बस अपनी जिम्मेदारियां सोनम के माथे डालने का मौका ढूंढती रहती हैं। लेकिन सोनम अपनी भाभियों के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनना चाहती थी। उसकी आंखों पर भाभी के प्यार की पट्टी जो बंधी हुई थी। एक दिन शाम के समय सोनम अपने छत पर खड़ी हुई बेचैनी में इधर से उधर टहल रही थी और मन ही मन बड़बड़ा रही थी। ये विशाल कहाँ रह गया, कितनी बार कहा इससे, जैसे ही मैं मिस्ड कॉल करूँ तुरंत छत पर आ जाया करे। कहीं भाभी मुझे देख ना ले यहाँ पर टहलते हुए, बिना बात का बतंगड़ बन जाएगा। सोनम बेचैन होकर विशाल का इंतजार कर रही थी। तभी उसे विशाल सामने छत पर खड़ा हुआ नजर आता है। वो विशाल से इशारों में बातें करने लगती है। तभी अचानक पीछे से छोटी भाभी की आवाज़ सुनाई देती है। अरे सोनम, दिन ढल रहा है और तू यहाँ छत पर खड़ी हुई है, क्या कर रही है यहाँ? इतनी देर से आवाज़ लगा रही है मम्मी जी, तुम्हें आवाज़ नहीं आ रही है क्या? अरे भाभी अब नीचे से मम्मी अगर आवाज़ लगाएंगी तो मुझे छत पर आवाज़ कैसे आएगी? मैं तो बस ऐसे ही बोर हो रही थी तो सोचा छत पर थोड़ी ठंडी हवा खा लेती हूँ। हाँ हाँ, देख रही हूँ आजकल जब भी तू ठंडी हवा खाने छत पर आती है ना, ठीक उसी समय ये विशाल भी छत पर नजर आता है मुझे। कुछ और तो नहीं चल रहा है ना यहाँ पर? अरे भाभी आप भी ना हर समय बस बातों का बतंगड़ बनाती रहती। अब छत पर टहलना भी गुनाह हो गया है क्या? चलो मैं नीचे चल रही हूँ, आप खुश? सोनम अपनी भाभी के साथ नीचे चली जाती है। देख रही हैं भाभी, इस सोनम के लक्षण ना मुझे कुछ ठीक नजर नहीं आ रहे। 2-3 बार नोटिस कर चुकी हूँ मैं। जब ये छत पर जाती है ना उस समय वो सामने वाला विशाल है ना, आंखें फाड़ी इसी देख रहा होता है। और कुछ खिचड़ी तो नहीं पक रही इन दोनों के बीच में।
अरे छोटी, तू क्यों अपना खून जला रही है? अगर कोई खिचड़ी पक भी रही है तो उससे तुझे क्या परेशानी है? हमारा तो फायदा ही है ना उसमें। भाभी आपकी बातें ना मेरी समझ में नहीं आ रही। आप अगर इसका विशाल से चक्कर चल भी रहा है तो उसमें हमारा क्या फ़ायदा है? देख छोटी, मैं अच्छे से जानती हूँ तेरा भी सोनम पर कोई लाड नहीं टपक रहा है। तुझे भी बस अपने काम से ही मतलब है और मुझे भी अपने काम से मतलब है। अगर इसकी शादी कहीं दूर हो जाएगी ना, तो ये जो हम लोग दिन भर उसे सोनम सोनम कहकर अपने 10 काम करवा लेते हैं ना, उन्हें कामों को करने में आफत आ जाएगी हमारी। हाँ भाभी, बात तो आपकी सही है। ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। अरे अगर ये शादी करके सामने वाले घर में जाएगी तो हम लोग बहाने से इसे काम करने के लिए बुला लिया करेंगे। हमारा काम भी तो आराम से होता रहेगा। कुछ दिन बाद, सोनम एक बात सच सच बता, तुम्हारे और विशाल के बीच में कुछ चल रहा है क्या? देखो झूठ मत बोलना। अगर ऐसी कोई बात है तो तुम साफ साफ बता सकती हो। देखो हम इस रिश्ते के खिलाफ नहीं है, उस पर डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी हम तो तुम्हारे लिए लड़का ढूंढ ही रहे थे। हमारे लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है कि तुम कहीं दूर न जाकर हमारे घर के सामने रहोगी, हमेशा तुमसे मिलते जुलते रहेंगे। भाभी लेकिन मम्मी और भैया मानेंगे क्या? अरे तू क्यों चिंता कर रही है? तेरी भाभी है ना, मैं सबको समझा दूंगी। पहले तू तो अपने दिल की बात बता। भाभी की बात सुनकर सोनम शर्मा जाती है। हाँ भाभी, हम दोनों शादी तो करना चाहते हैं लेकिन घबराते हैं। पता नहीं आप लोग कैसे रिएक्ट करोगे। अगर आप लोग हमारी शादी के लिए नहीं माने तो यही सोच सोच कर हम दोनों ने अभी तक किसी को कुछ बताया नहीं। बड़ी भाभी घर में सभी से विशाल के रिश्ते के बारे में बात करती है। अरे सारी दुनिया में लड़के कम पड़ गए हैं क्या जो हम अपनी लड़की को सामने वाले घर में ब्याहेंगे? और दुनिया क्या कहेगी? बातें बनाएंगे लोग। भाई मुझे तो ये रिश्ता बिल्कुल पसंद ना है। अरे माँ जी, जब सोनम को कोई एतराज़ नहीं है तो हमें भी खुशी खुशी इस रिश्ते को स्वीकार कर लेना चाहिए। और वैसे भी एक बात सोच कर देखिए, विशाल अच्छा लड़का है, अच्छी नौकरी करता है, छोटा सा परिवार है और मोहल्ले में भी अच्छी खासी इज्जत है इन लोगों की। अब इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? देखिए माँ जी, नाराज़ मत होइए। जिद करने से ना कोई फ़ायदा ना है। समझदारी दिखाकर दोनों को आशीर्वाद दे दीजिए। और सबसे ज़्यादा खुशी की बात क्या है पता है? हमारी बेटी ना सारी ज़िंदगी हमारी आंखों के सामने रहेगी। दुख सुख हमें सब पता चलता रहेगा। दोनों बहुओं के बार बार समझाने पर अंत में सोनम की माँ और उसके दोनों भाई भी इस रिश्ते के लिए तैयार हो जाते हैं और वे लोग सोनम का रिश्ता लेकर विशाल के घर पहुंच जाते हैं। सच बताऊं तो बहन जी, थोड़ा अटपटा तो मुझे भी लगा था। पहले पहले विशाल ने जब मुझे सोनम के बारे में बताया था, लेकिन जब मैंने ठंडे दिमाग से सोचा ना तो मुझे महसूस हुआ कि सोनम जैसी इतनी प्यारी और अच्छी लड़की मैं चाहकर भी अपने बेटे के लिए ढूंढ नहीं पाऊंगी। और क्या फ़र्क पड़ता है कि लड़की 2 कदम दूर से आ रही है या 200 किलोमीटर दूर से। मेरे बेटे का शादीशुदा जीवन तो लड़की के गुण से चलेगा ना कि घर और ससुराल की दूरी से। दोनों परिवार की आपसी सहमति होने के बाद जल्द ही सोनम और विशाल की शादी हो जाती है और सोनम दुल्हन बनके विशाल के घर पहुंच जाती है। शादी के बाद, सोनम, हम लोग आज बाहर घूमने चलते हैं। मैं ऐसा करूँगा, जब मैं ऑफिस से निकलूँगा तो तुम्हें फ़ोन कर दूँगा। तुम तैयार होकर सीधे मॉल में आ जाना, फिर हम लोग मूवी देखने चलेंगे। ऑफिस से निकलकर विशाल मॉल पहुंचता है और वहां पर थोड़ी देर इंतजार करने के बाद सोनम को फ़ोन लगाता है। अरे सोनम, कहाँ हो तुम? अभी तक मॉल नहीं पहुँची? अगले 10 मिनट में हमारा मूवी का शो शुरू होने वाला है। सॉरी विशाल, वो माँ के घुटनों में ना अचानक से दर्द बढ़ गया था तो मैं अपने घर आई हुई हूँ। मम्मी की घुटनों की मालिश कर रही हूँ। हम फिर किसी और दिन चलेंगे ना, प्लीज़ तुम नाराज़ मत हो ना। अरे यार, अगर ऐसी बात थी तो तुम कम से कम मुझे फ़ोन करके बता तो सकती थी। और घर में 2 भाभियाँ हैं, वो भी तो तुम्हारे माँ के घुटनों की मालिश कर सकती थी ना। विशाल, वो मेरी भी तो माँ है, ये क्या बात हुई? और उन्हें मेरी ज़रूरत थी तो क्या फ़र्क पड़ गया अगर मैं उनके पास चली भी गई तो? घूमने का क्या है, हम तो कभी भी घूमने जा सकते हैं ना। पत्नी की बातें सुनकर विशाल का मूड बहुत खराब हो गया था। उदास मन से वो घर लौट आता है। अभी तो इतना भड़क रही है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है जब मैं घर पहुंचूंगा तो मुझे मनाने के लिए पूरी जान लगा देगी ये। विशाल झूठी नाराज़गी मन में रखकर सीधा अपने कमरे में चला जाता है। लेकिन सोनम को तो जैसे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा कि आज उसने विशाल के साथ कुछ गलत किया है। रात के डिनर के बाद भी विशाल काफ़ी देर तक सोनम का इंतज़ार करता रहता है, लेकिन रात के 11 बजे तक सोनम का कुछ अता पता नहीं मिल रहा था। सोनम, ये क्या तरीका है यार? नई नई शादी हुई है हमारी और तुम्हें तो ख्याल ही नहीं है मेरा। बताओगी कहाँ थी तुम? विशाल, शादी हुई है मेरी, इसलिए मेरी जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे पेरेंट्स के लिए भी है।
मम्मी जी के बालों में तेल लगा रही थी। फिर उन्होंने कहा कि उन्हें कल उनकी सहेली की यहाँ पार्टी में जाना है, तो उनके लिए साड़ी, चूड़ी, मैचिंग ज्वेलरी वो सब अरेंज करवा रही थी। मतलब तुम्हारे पास सबके लिए टाइम है। दोनों भाभी, तुम्हारी मम्मी तो पहले ही तुम्हें बांट कर रखती थी, अब मेरी मम्मी भी लग गई लाइन में। मुझे तो कभी कभी लगता है तुमने अपने 4 टुकड़े करके रख दिए हैं और अपनी दोनों भाभियों और दोनों माओं को एक एक टुकड़ा दे रखा है। सबसे दुख की बात तो ये है सोनम कि मेरी पत्नी का एक भी हिस्सा मेरे पास नहीं है। उसने अपनी सारी जिंदगी अपने मायके और ससुराल के नाम कर दी है। अगर यही सब करना था तो मुझसे शादी नहीं करनी चाहिए थी ना। आराम से अपने मायके वालों के साथ साथ मेरी माँ की भी सेवा करती रहती, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं होती। खैर, तुम्हारे मायके वालों से तो मैं कुछ कह नहीं सकता। आज मैं अपनी माँ से बात करता हूँ। पूरा दिन मैं ऑफिस में रहता हूँ, जिसे जो काम कराना हो उतने वक्त में कराया करे ना। लेकिन मेरे ऑफिस से आने के बाद मैं चाहता हूँ कि मेरी पत्नी मेरी आंखों के सामने रहे और मेरे साथ समय बिताए। सोनम विशाल को समझाती है, लेकिन फिर भी वो गुस्से में अपनी माँ के पास पहुंच जाता है। माँ, ये क्या बात होती है? पूरा दिन ये काम में लगी रहती है। बहू लाई हो, कोई वॉशिंग मशीन नहीं जिसका बटन दबाकर पूरे दिन तुम मुझसे काम कराओगी। तुम्हें समझना चाहिए ना कि बहू को कम से कम रात में तो फ्री कर दिया करो। जब से शादी हुई है हमारी, ढंग से 2 बात तक करने को तरस गया हूं मैं। इससे तो अच्छा था कि मैं शादी ही ना करता। अरे नालायक, शादी क्या हुई, बिल्कुल शर्म लिहाज भूल गया है तू। और कौन सा मैंने तेरी बीवी से दीवार खिसकाने को कहा है जो तू इतना परेशान हो रहा है? पूरा दिन ये अपने मायके के चक्कर लगाती रहती है। शादी कर दी लड़की की, लेकिन मजाल है जो इसके मायके वालों को ज़रा सा भी फर्क पड़ा हो। हर छोटे से छोटे काम के लिए आवाज़ लगा देती है उसकी माँ और भाभियाँ। और हमारे घर की तो इकलौती बहू है ये, इससे काम करने को नहीं कहूँगी तो क्या इसकी भाभी से काम कराऊंगी? तुझे अगर ज़्यादा परेशानी हो रही है तो अपनी पत्नी को बोल ससुराल के कामों में मन लगाया करे, ताकि घर का काम समय से ख़त्म हो जाए और फिर वो तुझे समय दे पाए। सुन लिया ना तुमने माँ ने क्या कहा? देखो, अब शादी हो गई है तुम्हारी, अपनी प्रायोरिटी समझो और दिन में 10 बार मायके जाने की आदत छोड़ दो। सबसे बड़ी बात, तुम्हारे मायके में तो पहले ही इतने सारे लोग हैं, उन्हें तुम्हारी मदद की जरूरत क्या है? विशाल, तुम कहना क्या चाहते हो? तुम मुझे मेरे मायके जाने से कैसे रोक सकते हो? देखो सोनम, मैं तुम्हें तुम्हारे मायके जाने से रोक नहीं रहा हूँ, लेकिन तुम्हारा पूरा ध्यान सिर्फ मायके के काम में ही लगा रहता है। तुम ईमानदारी से सोचकर बताओ, जब से हमारी शादी हुई है तुमने मुझे आज तक कितना समय दिया है? और अगर तुम मेरे कहे अनुसार नहीं रह सकती तो मुझे अब मजबूरी में तुम्हें तुम्हारे मायके ही छोड़ना पड़ेगा। मैं भी देखना चाहता हूँ जिन मायके वालों के लिए तुम अपने पति के साथ बहस कर रही हो वो कितने दिन तुम्हें तुम्हारे मायके में रख सकते हैं। पति की बात सुनकर सोनम को भी गुस्सा आ जाता है। वो अपना सामान पैक करके अपने मायके चली जाती है। अरे तू इतनी रात को अचानक यहाँ कैसे? सब ठीक तो है ना? और सामने तो रहती है, तू इतना सारा बैग करके लाने की क्या ज़रूरत थी? भाभी, मैं वो घर छोड़कर आ गई हूँ। मुझे विशाल के साथ नहीं रहना। अरे अभी तो शादी को 1 महीना नहीं हुआ और अभी से उसने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। कहता है अगर मुझे उसके साथ रहना है तो अपने मायके जाना बंद करना होगा। आप ही बताओ भाभी, अगर मैं उसे कहूँ कि वो अपनी माँ को छोड़ दे तो क्या वो मेरे कहने से अपनी माँ को छोड़ देगा? लेकिन बेटा, विशाल तो मुझे ऐसा लड़का नहीं लगता कि तुझे इतनी गलत बात कहे। कुछ तो बात हुई होगी ना जो इसने इतनी बड़ी बात कर दी। माँ, उसे ऐसा लगता है कि जब से हमारी शादी हुई है मैं उसके लिए समय नहीं निकाल रही हूँ। हमने 1-2 बार घूमने का प्रोग्राम भी बनाया था, लेकिन कुछ ना कुछ काम ऐसा आ जाता था कि मैं उसके साथ घूमने नहीं जा पाई। और फिर यहाँ से जाने के बाद मुझे मम्मी जी के साथ भी तो थोड़ा टाइम बिताना पड़ता है ना। उनकी भी कई सारे काम रहते हैं, सब कुछ निपटाते निपटाते इतना लेट हो जाता है। फिर विशाल मुझसे नाराज़ हो जाते हैं। अच्छा, चल, अब रात बहुत हो गई है तो आराम से सो जा, बाकी बातें हम बाद में कर लेंगे। सोनम को अपने मायके आए हुए लगभग 1 सप्ताह बीत गया था, लेकिन इस 1 सप्ताह में ही हर समय मुंह से चाशनी टपकाने वाली भाभियों का व्यवहार उसके प्रति बदल गया था। भाभी, क्या सोचा है फिर आपने? अरे ये तो अपने पति को छोड़कर यहाँ आकर बैठ गई। सारी जिंदगी उसकी जिम्मेदारी हमें संभालनी पड़ेगी। आप समझ रही हैं क्या कुछ? अरे छोटी, मेरा भी तो यही सोच सोच के दिमाग खराब हो रहा है कि हम तो बस इसका थोड़ा बहुत फ़ायदा उठाना चाहते थे। ये थोड़ी ना पता था कि ये सारी ज़िंदगी के लिए मुसीबत बनकर हमारी छाती पर मूंग डलेगी। मैं तो कहती हूँ इससे काम करवाना बंद करो और किसी तरह समझा बुझाकर वापस इसके ससुराल भेज दो। दोनों भाभियाँ मिलकर उसकी माँ के पास जाती हैं। माँ जी, अरे ऐसे हाथ पे हाथ रखकर कब तक बैठी रहेंगी आप? अरे भाई, हम लोग सोनम को अपने काम के लिए वहाँ से बुला लेते थे, उसकी वजह से उसकी शादीशुदा ज़िंदगी में प्रॉब्लम आने लगी है। आप समझा बुझाकर वापस भेजिए ना उसे।
ठीक है, अब काम का क्या है, वो तो हम लोग आपस में मिलकर कर लिया करेंगे, क्या छोटी? हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ बेटा, तू ठीक कह रही है। मैं अभी सोनम से बात करती हूँ और उसे समझाती हूँ कि वो वापस विशाल के पास लौट जाए। सोनम बेटा, अब छोड़ना ये नाराज़गी, तू वापस चली जा बेटा। नहीं मम्मी, मैं उस आदमी के पास अब वापस नहीं जाने वाली। अरे जाओगी कैसे नहीं? हमने क्या सारी जिंदगी तुम्हें अपनी छाती पर बिठा कर रखने का ठेका उठा रखा है? देखो, हमने शादी करा दी, अब तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। भाभी के मुंह से ऐसी बातें सुनने के बाद सोनम कुछ देर के लिए शांत हो जाती है। भाभी, विशाल ने आप लोगों को बिल्कुल सही पहचाना था। मैं अपने पति का घर छोड़कर आप लोगों की परीक्षा लेने के लिए आई थी, क्योंकि विशाल ने मुझसे शर्त लगाई थी कि अगर मैं अपना घर छोड़कर मायके जाकर 10 दिन भी रहने लगूंगी ना, तो मेरी भाभीयों की असलियत मेरे सामने आ जाएगी। और देखो, विशाल की बात एकदम सच साबित हुई। आप लोगों के लिए मैं अपनी शादीशुदा ज़िंदगी उजाड़ने पर तुली थी और आप लोग आज तक सिर्फ अपना मतलब सीधा कर रहे थे।